सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश में तख्ता पलट का असर उत्तर प्रदेश तक भी देखने को मिला। बांग्लादेश में फंसे यूपी के 700 करोड़ के भुगतान यूपी से होते हैं, ज्यादा निर्यात भी होता है। बॉर्डर पर भारी संख्या में खड़े हैं। यहाँ पर आपको बता दें, यूपी के कारोबारियों की बांग्लादेश में विस्तार इकाइयां। मौसी एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर विजिटर पास और एंट्री टिकट पर रोक रहेगी। बांग्लादेश में अस्थिरता, स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का असर अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। और बांग्लादेश में अस्थिरता, स्वतंत्रता दिवस के देखते हुए कड़ी सुरक्षा यहां पर देखने को मिल रही है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जो बांग्लादेश में घटनाक्रम चल रहा है, क्या कुछ असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, उत्तर प्रदेश जो कि बहुत बड़ा आबादी वाला प्रदेश है और यहाँ से तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जिसका निर्यात जो है बांग्लादेश को होता था और जो व्यवसायी हैं उन काफी अच्छी आमदनी वहाँ से होती थी, लेकिन वहाँ पर अस्थिरता की वजह से जो है भारतीय जो उत्तर प्रदेश के व्यापारी हैं वहाँ पर व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है वो एकदम नजदीक है, तो इसको लेकर सुरक्षा के कारणों की वजह से जो सिक्योरिटी चेक इन है या फिर जो विजिटर पास हैं या फिर जो विजिटर वीजा है, इन सबों पर अभी फिलहाल जो है प्रतिबंध लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों में काफी जो है इस बात का दुख है कि वहाँ पर अस्थिरता हुई है, जिसकी वजह से उनके व्यापार पर भी नुकसान पड़ा है। हालांकि जो कूटनीति मामले के जानकार है उनका ये कहना है कि जल्दी ही इस मामले को जो है वहाँ की सेना सॉर्ट आउट कर ली, कि वहाँ पर अंतरिम सरकार जो है वो बन चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आगे जो भारत सरकार है वो अपने भारतीय व्यापारियों के लिए वहाँ पर किस तरह के ठोस कदम उठाती है, क्या कुछ और बेहतर करने की कोशिश करती है। हालांकि अगर हम भारत की सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ भारत सरकार का कोलैबोरेशन निरंतर जारी है, बातचीत हो रही है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ के व्यापारी वहाँ पर व्यापार करते हैं उन सबसे जो है भारत सरकार का विदेश मंत्रालय निरंतर बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से एक दो दिन के अंदर कुछ बेहतर और ठोस जो है परिणाम निकल के सामने आएंगे। अच्छा, बॉर्डर पे यहाँ पर 700 करोड़ जिस तरीके से जो ट्रक है ऑर्डर के साथ वहाँ पर फंसे हुए हैं और वहाँ पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ उसे लेकर कार्रवाई की जा रही है? क्या उन्हें वापस बुलाया जाएगा? उनको लेकर क्या यहाँ पर अपडेट है? देखिए, विदेश नीति 1967 के अनुसार ये जो बांग्लादेश के साथ जो चीजें साइन हुई थी, एमओयू जो साइन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग रोड से संबंधित जो है सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई। और उस समय से ही एक चलता चला था, जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो चलता चला आ रहा था कि भारत से जो भी व्यापार की वस्तुएं वो बांग्लादेश में जाएंगी, बांग्लादेश की जो चीजें हैं वो भारत में आएंगी। और उसको लेकर जो है व्यापारी अपना तेज थे। लेकिन जब अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ तो वहां पर चूंकि उस देश में जाना सुरक्षित नहीं है, तो भारतीय सीमा पर ही इन सभी लोगों को रोका गया है। अब विदेश नीति के अनुसार जो ही विदेश मंत्रालय से कुछ बड़ा होता है तो निश्चित रूप से इनके लिए भी कुछ न कुछ बेहतर जो है सरकार करेगी। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और एक और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों को कम बिजली देने पर नाराजगी जाहिर की गई है। 4 साल से सिर्फ 16 घंटे ही बिजली आपूर्ति हो पा रही है। विद्युत वितरण निगमों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। तो मंत्रालय ने आयोग को 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मंत्रालय का पत्र आने के बाद निगमों में हलचल देखने को मिल रही है। और ये बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को कम बिजली मिल रही है, उस पर नाराजगी जाहिर की गई है। 15 दिन में रिपोर्ट तलब की गई है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये जो कम बिजली मिल रही है ग्रामीणों को, उस पर अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है। क्या कुछ यहाँ पर पूरा मामला हुआ है, क्या कहा गया है ऊर्जा विभाग के द्वारा? प्रदीप, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आ रही है? हेलो जी जी। देखिए, अभी ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है इस मामले को लेकर। AK शर्मा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं और उन्होंने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। जी।
लेकिन ये सही है कि आम जनता बिजली कटौती से, भीषण बिजली कटौती से इस गर्मी के समय में उत्तर प्रदेश में परेशान हुआ करती थी। और ये चीजें जो है निरंतर आप देख सकती हैं एक्स पर, सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के हर एक क्षेत्र से जो है लोग आवाज उठा रहे थे, और ये सीधा सीधा जो है केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया है। लेकिन अंदर के सूत्रों की माने तो निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश में कोयला की खपत है, कोयला की जो बढ़त है, उन दोनों में कमी आई थी, जिसकी वजह से बिजली का जो उत्पादन है वो कम हुआ था। दूसरे राज्य से बिजली लेनी पड़ी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो ये एक तरह से क्लियर है कि जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं वो या तो अपने काम को ठीक ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको पर संपर्क टूट गया है। बहरहाल आपको बता दें, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने नाराजगी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को कम बिजली देने पर नाराजगी जाहिर की गई है। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे इटावा से बड़ी खबर का, जहां झोला छाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे क्लिनिक पर छापा मारा है। डॉक्टरों के पास से नहीं मिले कोई दस्तावेज, स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक को सील कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने की बात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है, और उसी के चलते अब कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही है। इटावा से खबर है, जहां झोला छाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे क्लिनिक पर छापा मारा है, और डॉक्टर के पास यहां पर उचित दस्तावेज नहीं मिले हैं, जिसके बाद इस क्लिनिक को सील कर दिया गया है। मेरे द्वारा आज एक दिल में संतोष चक, जो कि झोला छाप डॉक्टर है, की क्लिनिक सील की गई। डॉक्टर तो भाग गया, लेकिन क्लिनिक सील करके नोटिस चस्पा किया गया। और दूसरा एक जियो क्लिनिक, वो बीएमएस डॉक्टर है, उनको नोटिस दिया गया और कहा गया कि वो अपनी पद्धति में ही कार्य करें। और बड़ी खबर है गोंडा से, जहां जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मारपीट का मामला सामने आया है। अस्पताल के ही डॉक्टर और स्टाफ ने मरीज को पीटा है। डॉक्टर की गुंडई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। खबर गोंडा से बता रहे हैं, बड़ी खबर है, जहां पर जिला अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां पर नगर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ ने मिलकर मरीज के साथ मारपीट की है। इमरजेंसी में मारपीट हुई है, और इस पूरी मारपीट और घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब सीधे रुक करेंगे अयोध्या का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज के समारोह में उपस्थित इस आयोजन के मुख्य प्रणेता दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत पूज्य संत सुरेश दास जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य संत वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य संत राघवाचार्य जी महाराज, निर्वाणी अखाड़ा के श्री महंत पूज्य संत धर्मदास जी महाराज, वृंदावन धाम से पधारे पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज, मंच पर उपस्थित
अयोध्या धाम और देश के अलग अलग पवित्र धार्मिक पीठों से विराजमान सभी पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के उत्तराधिकारी श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहां के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह चौहान जी, पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति श्रद्धा और अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम भक्त पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि है। राम जन्मभूमि के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित रहा हो, जिन्होंने अपने जीवन का एक मिशन इस आंदोलन को बनाया हो, ऐसे पूज्य संत की भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ और सचमुच मूर्ति की जो परिकल्पना थी उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर के ऐसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरखपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से जब पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जब वे अपने बचपन में यहां आए थे, अयोध्या धाम में आए थे, तब से उनका लगाव गोरखपीठ के साथ था। तत्कालीन गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहकर के राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ना है, इसके लिए बनने वाली रणनीति का हिस्सा बनकर के 1949 में रामलला के प्रकटीकरण के साथ ही तत्कालीन सरकार की उस दुर्विसंधि को जिसके तहत वह रामलला की प्रतिमा को हटाने के कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरखपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ
अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा, अयोध्या को एक नई पहचान मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास, सरकार बनने के बाद जो प्रारंभ हुए, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने किया कि जिस राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी। आपने देखा होगा पूज्य संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की भड़धर्मिता आड़े आने लग गई, तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के उपरांत आप सबने इस बात को देखा होगा, आंदोलन बड़े मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने लखनऊ के बीकेटी स्थित अस्थायी गौवंश संरक्षण केंद्र भगवतीपुर और ढिलवासी की औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण करते हुए पशुधन मंत्री ने गौशाला में गौवंशों के लिए की गई सभी सुविधाओं और व्यवस्थाओं को देखा। मंत्री ने गौशाला में टीन शेड की व्यवस्था को दुरुस्त करने और खड़ंजा लगाए जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने गौ संरक्षण केंद्र के गौवंश के स्वास्थ्य पर और ध्यान देने और हरे चारे की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता का विषय है। आज हम अपने विभागीय अधिकारियों के साथ इसलिए इस गौआश्रय स्थल पर आए हैं। अखबारों में पढ़ा कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो यहाँ सीडीओ और संबंधित सभी वीडियो सभी अधिकारी, हमारे डायरेक्टर वगैरह सारे पशुधन विभाग से जुड़े, प्रशासन विभाग से, राजस्व से जुड़े अधिकारी हैं। अभी इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। आप लोगों के माध्यम से मैं समाज से एक निवेदन अनुरोध करना चाहता हूँ। योगी सरकार पूरा बजट गायों को पकड़ने पर रखरखाव में खर्च कर दे, तो भी ये समस्या हल नहीं होगी जब तक समाज खड़ा नहीं होगा। दूध देने के बाद लोग गाय को छोड़ना बंद करें और गाय पालने का काम करें। अयोध्या दुष्कर्म मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बलिया में बीजेपी और सपा में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता नीरज सिंह गुड्डू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक की भाषा इस तरह की नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे नहीं हैं। हर जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहकर प्रचार करना गलत है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो बयान विधायक ने दिया है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज का होगा। अब बुलडोजर की कार्रवाई केवल यादव और मुसलमान को हो, ये अच्छी बात नहीं है। अब ये अच्छी बात नहीं है। अभी लखनऊ में जो हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री जी केवल यादव और मुसलमान का नाम लिए, जबकि उसमें भाजपा का भी कार्यकर्ता है पट्टा लगाए हुए, उस पर कोई नाम नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। निश्चित तौर पर अगर वो अपराधी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर बुलडोजर चल रहा है तो जात देख के बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। जो भी अपराधी है उसको सब पर चलना चाहिए। जैसे आप केतकी सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों को जूता से मारना चाहिए, क्या कहना चाहिए? इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक हैं, इनकी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे नहीं हैं।
में समाजवादी पार्टी के पोषण में ये चीज है। वो संस्कार डालते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा कि वो अपराधियों को ही वो अपना मानते हैं, अपराधियों को ही वो अपनी पार्टी में रखते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को संरक्षण करते हैं। खुली छूट बैल की तरह, सांड की तरह उनको छोड़ दिया जाता है कि वो टोपी लगाकर जो मन करे वो करे। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, तो ये कहीं ना भारतीय कहीं जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इतना जूता खाओगे, इतना खाओगे कि गिन नहीं पाओगे कहाँ पड़ा। तो कहीं ना कहीं राजनीति कि 9 साल के बच्ची के प्रति ऐसा अपराध हुआ है कि आप एक बार पूछने भी जाएंगे कि उसकी बिरादरी क्या है या वो किस धर्म का है, आप सबसे पहले कहेंगे जो भी अपराधी हो उसको आप सूली पे टांग दीजिए। सूली से भी बढ़ के कोई सजा होगी तो आप कहेंगे कि वो दीजिए। और ये समाजवादी पार्टी सिर्फ जात और धर्म की राजनीति करती है। खबर इटावा से है, जहां जिले के फतेहगढ़ में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। खेल प्रतियोगिता में महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। पूरी प्रतियोगिता में इटावा के खिलाड़ी छाए रहे। आज देखिए कि हमारी जो इटावा की जो टीम गई हुई थी जालौन, फतेहगढ़ और कानपुर देहात में विभिन्न प्रकार की स्पर्धाओं में भाग लिया। इन्होंने विशेषकर रेसलिंग, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग में इनमें इन्होंने 35 मेडल जीते हैं, जिनमें ब्रॉन्ज से लेकर के सिल्वर से लेकर गोल्ड मेडल। सबसे अच्छी बात यह है कि 21 गोल्ड मेडल जीता है हमारी टीम ने, जिसमें लड़के लड़कियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जिसमें हमारी करीब 22 लोग सदस्य टीम गई हुई थी, उनमें से काफ़ी अच्छा शील्ड भी आपने देखा होगा, 2 शील्ड भी जीती हैं। एक पुरुष वर्ग ने जीता है और एक लड़कियों के वर्ग ने जीता है। साथ ही साथ गोल्ड मेडल के साथ साथ हमारी टीम ने 35 मेडल जीता है। तो निश्चित तौर से ये अब तक की हमारे इटावा जनपद की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई है रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, वेट लिफ्टिंग में। तो मैंने इसलिए बधाई दिया है सभी पूरी टीम के मेंबर्स को, पीटीआई को, साथ ही साथ सबको 500 रुपये का मैंने नकद इनाम भी सभी जो हमारे प्रतिस्पर्धा में भाग लिए हैं सभी। अब रुक करेंगे कन्नौज से खबर का, जहां सदर स्थित एक डिग्री कॉलेज में केरल के वायनाड आपदा में मरने वालों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं सपा नेता ने सरकार की तरफ से की गई मदद को ऊंट के मुंह में जीरा जैसा बताया है। आज वायनाड में तो तूफानी बारिश के कारण जो घटना घटी, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है, अभी भी लोग लापता हैं, कई लोग घायल हैं, पूरे गांव, गलियां, बस्तियां उजड़ गई हैं। उसी के संदर्भ में ईश्वर से प्रार्थना की, दिगंबत आत्माओं को अपने चरणों में जगह दें और इस दुखद घड़ी को बर्दाश्त करने मृतक परिवारों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। इस दुखद घड़ी में हम सब लोग, पूरे देश के लोग, वायनाड के लोगों के साथ खड़े हैं और जो सरकार ने सहायता दी है वो ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रही। 2-2 लाख रुपए से जिनके परिवार उजड़ गए, घर नहीं रहे, 2 लाख रुपए।